क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी विश्वविद्यालय के बारे में जहां दुनिया भर से 10,000 विद्यार्थी ज्ञान की खोज में आते थे, जहां एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें लाखों ग्रंथ थे और जिसकी आग जलने के बाद कई दिनों तक बुझाई नहीं जा सकी। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय था जो कभी भारत का गौरव हुआ करता था और 800 सालों तक ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र भी बना रहा। लेकिन एक ही रात में इसे मिट्टी में मिला दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस महान विश्वविद्यालय का अंत कर दिया गया? क्या ये सिर्फ एक सत्ता की भूख थी या इसके पीछे कोई धार्मिक साजिश छिपी थी? और इस विध्वंस के साथ जो अनमोल ज्ञान खो गया उसका क्या हुआ? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और नालंदा के भूले बिसरे इतिहास को समझते हैं। भारत का इतिहास ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सदियों से समृद्ध रहा है। इसी गौरवशाली परंपरा में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बिहार के राजगीर के पास स्थित ये प्राचीन विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था। नालंदा केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं था बल्कि ये ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जिसने 800 वर्षों तक पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित किया। नालंदा का अर्थ ही है ज्ञान का दाता। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के शासकों के संरक्षण में हुई थी। नालंदा को दुनिया की पहली आवासीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक एक साथ रहते थे और सीखते थे। ये संख्या आज भी आधुनिक विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। ये उस समय का एकमात्र ऐसा स्थान था जहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा और अन्य देश से विद्यार्थी और विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। चीनी यात्री हेनसोंग और इत्सिंग जैसे प्रसिद्ध यात्रियों ने नालंदा के ज्ञान और शिक्षा प्रणाली की पूरी प्रशंसा की थी। हेनसोंग ने अपने लेखों में उल्लेख भी किया था कि नालंदा में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी को कठोर परीक्षा देनी पड़ती थी। केवल वही यहाँ अध्ययन कर सकता था जो ज्ञान की उच्चतम चाह रखता हो। नालंदा में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन शास्त्र और धर्म जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया जाता था। ये केवल बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं था बल्कि हिंदू और जैन धर्म के विचारों का भी सम्मान किया जाता था। यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में से एक थी। इसमें लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे। ये पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित थी: रत्नासागर, रत्नोदधि और रतन रंजक। नालंदा की वास्तुकला अपने आप में अद्भुत थी। इसका परिसर 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें स्तूप, मंदिर, व्याख्यान कक्ष और छात्रावास थे। प्रत्येक इमारत वैज्ञानिक दृष्टि से बनाई गई थी, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के आवास का विशेष ध्यान रखा गया था। ग्लोबल इतिहास में भी नालंदा का बहुत सारा योगदान था। नालंदा का प्रभाव केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। ये संस्कृत, पाली और अन्य भाषाओं में साहित्य और ग्रंथों के निर्माण का भी प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ के विद्वानों ने चिकित्सा, गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया था। हेनसोंग के अनुसार नालंदा ने शिक्षा के क्षेत्र में उस समय पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। ये ज्ञान, शांति और सहिष्णुता का प्रतीक था। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व केवल भारत के इतिहास तक ही सीमित नहीं है, ये मानवता के साझा ज्ञान की विरासत है। इसने शिक्षा के माध्यम से दुनिया को जोड़ने का काम किया और ये सिद्ध किया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। नालंदा अपने समय की सबसे बड़ी शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपलब्धि थी, जिसने भारत को विश्व गुरु की उपाधि भी दिलाई। आज भी नालंदा की खंडर भूमि इसकी खोई हुई गौरव गाथा को बयां करती है और हमें इस बात का एहसास कराती है कि शिक्षा और ज्ञान का संरक्षण कितना अनिवार्य है। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व सिर्फ इसकी शिक्षा पद्धति और शिक्षकों की क्षमता में नहीं, बल्कि यहाँ के विशाल पुस्तकालय और विविध विषयों के अध्ययन में भी निहित था। ये विश्वविद्यालय न केवल उस समय के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में से एक था, बल्कि एक ऐसा केंद्र था जहाँ से ज्ञान की ज्योति पूरी दुनिया में फैली। नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे प्रमुख विशेषता इसका विशाल पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज के नाम से भी जाना जाता था। ये पुस्तकालय उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध पुस्तकालय था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथों का संग्रह था। यह पुस्तकालय 3 मुख्य भागों में विभाजित था: रत्न सागर,
ये भाग संस्कृत और बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों और ग्रंथों से भरा हुआ था। रत्नोदधि, इस हिस्से में चिकित्सा, खगोल शास्त्र, गणित और दूसरे विज्ञानों पर आधारित ग्रंथों का संग्रह था। रत्नरंजक, ये भाग धार्मिक, तात्विक और नैतिक शिक्षाओं से संबंधित था। ये पुस्तकालय न केवल बौद्ध धर्म के लिए बल्कि पूरे संसार के ज्ञान के लिए एक खजाना था। इसमें दुनिया भर के विद्वान और शोधकर्ता आते थे और यहाँ से न केवल भारत बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वान भी शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा में अध्ययन के लिए अनेक विषयों का विकल्प था जो उस समय के ज्ञान के हर क्षेत्र को छूते थे। यहाँ के पाठ्यक्रम में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, संस्कृत, पाली और अन्य प्राचीन भाषाएं, साहित्य और कला शामिल थे। गणित और खगोल शास्त्र, नालंदा विश्वविद्यालय में गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में गहरी रिसर्च होती थी। यहाँ के विद्वानों ने अंकगणित और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। न के नए तरीके और खगोल शास्त्र में अनुसंधान ने नालंदा को एक प्रमुख ज्ञान का केंद्र बनाया था। चिकित्सा, नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन भी किया जाता था। यहाँ के चिकित्सक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और हर्बल उपचारों में माहिर थे। इस विश्वविद्यालय ने चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी शोध की और न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया था। धर्म दर्शन, नालंदा विश्वविद्यालय का धर्म और दर्शन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य प्राचीन धर्मों पर गहन शोध किया जाता था। इस विश्वविद्यालय ने तात्विक विमर्श और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। भाषाएं और साहित्य, नालंदा में संस्कृत, पाली और अन्य प्राचीन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था थी। यहाँ के विद्वान भारतीय साहित्य के विभिन्न रूपों पर अध्ययन करते थे जिनमें वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य शामिल थे। ग्रंथों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और साहित्य का संस्करण हुआ था। विद्यार्थियों और शिक्षकों का योगदान, नालंदा विश्वविद्यालय का केंद्र बिंदु था। यहाँ के विद्वान और शिक्षक हेनसोंग और इत्सिंग जैसे प्रसिद्ध चीनी यात्रियों ने यहाँ के शैक्षणिक वातावरण और पुस्तकालय की सराहना की। यहाँ पर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी विद्वान भी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक न केवल अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि वे अपने गहरे ज्ञान और प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए भी जाने जाते थे। नालंदा का शैक्षणिक मॉडल बहुत ही प्रभावी था कि छात्रों को न केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था बल्कि उन्हें सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से भी प्रशिक्षित किया जाता था। छात्र शिक्षक संवाद को प्राथमिकता दी जाती थी और यहाँ की शिक्षा पद्धति को अत्यंत कठोर और वैज्ञानिक माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय और उस विविध विषयों का अध्ययन उस समय की शिक्षा प्रणाली का प्रतीक थे। ये न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण ज्ञान का केंद्र था। आज भी नालंदा की विशाल धरोहर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये हमें सिखाती है कि शिक्षा का महत्व कभी घटित नहीं होता है। मैंने जिन दो यात्रियों की बात की थी, हेनसोंग और इत्सिंग, अब उनके बारे में बात करते हैं। हेनसोंग की चीन से नालंदा तक का ज्ञान यात्रा। हेनसोंग जो कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे, नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रमुख छात्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और नालंदा में लगभग 5 साल तक अध्ययन किया। हेनसोंग ने न केवल भारतीय धर्म और दर्शन पर गहन अध्ययन किया बल्कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, तात्विक विमर्श और तंत्र मंत्र के विषयों में भी गहरी जानकारी प्राप्त की। हेनसोंग ने नालंदा की शिक्षा को विश्वविद्यालय का स्वर्ग भी कहा था। यहाँ के विद्वानों को अत्यधिक सम्मान दिया। इत्सिंग चीन से बौद्ध धर्म के महान प्रचारक थे। इत्सिंग भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने हेनसोंग के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ली। उन्होंने नालंदा में रहते हुए बौद्ध धर्म और संस्कृत पर गहरा अध्ययन किया था। इत्सिंग ने अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म में मुद्राओं और ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवादित किया और भारत के धार्मिक विचारों को चीन में फैलाया। उनका योगदान विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। नालंदा में तिब्बत और कोरिया के विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तिब्बती विद्वान बौद्ध धर्म, तात्विक विमर्श और चिकित्सा के विषयों में नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन्होंने न केवल भारतीय ज्ञान को अपने देश में फैलाया बल्कि उन्होंने नालंदा के ग्रंथों और शिक्षाओं का तिब्बत में भी अनुवाद किया। कोरिया से भी कई विद्वान नालंदा आए थे जिन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म और तंत्र मंत्र पर गहरा अध्ययन किया। कोरियाई विद्वानों ने नालंदा से लौटकर भारतीय धार्मिक ग्रंथों को कोरिया में फैलाया जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध मजबूत हुए।
श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भी उनके अनेक छात्र नालंदा में शिक्षा लेने आते थे। इन देशों के बौद्ध विद्वान नालंदा में बौद्ध धर्म के गूढ़ तात्विक पहलुओं पर अध्ययन करते थे। श्रीलंकाई और म्यांमार के छात्र विशेष रूप से नालंदा में बौद्ध धर्म के अनुशासन विधियों का अध्ययन करते थे और फिर इसे अपने देशों में लागू करते थे। भारत के भीतर भी नालंदा में कई महान विद्वान और शिक्षक उभरे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। आर्यभट्ट गणित और खगोलशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान को न केवल भारत बल्कि समग्र दुनिया को प्रभावित किया। धर्मपाल उन्होंने नालंदा के शैक्षणिक कार्यक्रमों को पुनः स्थापित किया और इसकी शिक्षा प्रणाली को नए आयाम दिए। शंकराचार्य वे नालंदा के दर्शन शास्त्र और तात्विक विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के विद्वानों का एक मंच था। यहाँ शिक्षा लेने वाले छात्रों और विद्वानों ने न केवल भारत के ज्ञान को दुनिया भर में फैलाया बल्कि उन्होंने अपने अपने देशों में भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म को भी लोकप्रिय किया। नालंदा का ये अंतर्राष्ट्रीय योगदान आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये सिद्ध करता है कि शिक्षा का कोई भूगोल नहीं होता। नालंदा की शिक्षण विधियां अत्यधिक विकसित और गहन थी। यहाँ पर केवल शैक्षणिक ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर भी ध्यान दिया जाता था। नालंदा में शिक्षा का एक खास तरीका था जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों को जोड़ा जाता था। सामूहिक चर्चा और तर्क नालंदा में शिक्षण केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि छात्रों के बीच सामूहिक चर्चा और तर्क के माध्यम से होता था। विद्यार्थी अपने ज्ञान और सिद्धांतों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते थे। स्मार्ट लर्निंग का प्रयोग होता था। नालंदा के शिक्षक छात्रों से केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से सिखाते थे। विद्यार्थियों को लगातार चुनौतियां दी जाती थी और उन्हें समस्याओं का हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। नालंदा के शिक्षक न केवल समूह शिक्षा देते थे बल्कि वे विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शन भी करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रणाली, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां आज भी हमारे लिए आदर्श है। ये संस्थान केवल ज्ञान प्राप्ति का केंद्र नहीं था बल्कि ये ऐसा स्थल था जहां छात्रों को न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से भी समृद्ध किया जाता था। नालंदा की सफलता का राज उसकी अनूठी शिक्षण पद्धति, व्यापक पाठ्यक्रम और उच्च शैक्षणिक मानकों में था जिसने उसे पूरी दुनिया में अग्रणी शिक्षा का केंद्र बनाया। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के उस पतन की, उस ऐतिहासिक त्रासदी की। नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी ज्ञान और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, उसका पतन एक ऐसी त्रासदी है जिससे न केवल भारतीय शिक्षा को बल्कि समग्र मानवता को गहरे आघात पहुंचा है। ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय जिसका अस्तित्व लगभग 800 वर्षों तक था, विदेशी आक्रमण के शिकार हुआ। उसकी अद्वितीय धरोहर नष्ट हो गई। इस दर्दनाक घटना का कारण था बख्तियार खिलजी। खिलजी के नेतृत्व में हुआ आक्रमण ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक बख्तियार खिलजी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने आक्रमणों को तेज किया। बख्तियार, जो मूल रूप से एक तुर्की जनरल था, उसने अपनी सेना के साथ बिहार और बंगाल में हमले किए। उसके हमलों का प्रमुख उद्देश्य उन संस्थाओं को नष्ट करना था जो मुस्लिम शासन की सत्ता और उनके धार्मिक विचारों के खिलाफ थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म और तात्विक शिक्षा का केंद्र था, वो बख्तियार खिलजी के निशाने पर था। हिंदी, तिब्बती और चीनी स्रोतों से पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करते समय न केवल विश्वविद्यालय के भवनों को नष्ट किया बल्कि यहाँ के पुस्तकालय को भी जलाकर राख कर दिया। नालंदा का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज, जिसमें लाखों महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, उसकी भव्यता और समृद्धि का प्रतीक था। इन पांडुलिपियों में बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेदिक और अन्य विज्ञानों के महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल होते थे। बख्तियार के आक्रमण ने इन सभी ज्ञान के स्रोतों को समाप्त कर दिया। नालंदा के पुस्तकालय में एक अनुमान के अनुसार लगभग 9 महीनों तक आग जलती रही। ये आग इतनी प्रचंड थी कि पूरे पुस्तकालय के ग्रंथ और पांडुलिपियां जलकर राख हो गई और साथ ही नालंदा के ज्ञान की एक विशाल धरोहर भी नष्ट हो गई। ये आग न केवल नालंदा के विद्वानों के लिए एक गहरी हानि थी
बल्कि समग्र मानवता के लिए भी एक बहुत ही बड़ी क्षति थी, क्योंकि वे ज्ञान जो पूरी दुनिया को समृद्ध करने वाला था अब कभी नहीं पाया जा सकता। नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। जब बख्तियार के सैनिकों ने विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया तो न केवल यहाँ के भवन और पुस्तकालय नष्ट हुए, बल्कि हजारों शिक्षकों और छात्रों की भी हत्या कर दी गई। ये विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक केंद्र नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न देशों के लोग अपने अपने देशों में बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रसार करते थे। उनके इस कृत्य से न केवल ज्ञान की धरोहर का नाश हुआ, बल्कि पूरी दुनिया को भी एक बहुत ही बड़ी सांस्कृतिक और शैक्षणिक हानि हुई। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कोई और विश्वविद्यालय उस स्तर तक नहीं पहुंच सका था। नालंदा का पतन केवल एक शैक्षणिक संस्थान की समाप्ति नहीं थी, कि यह भारत के समृद्ध बौद्धिक इतिहास का भी अंत था। इसके बाद न केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गंभीर चोटें पहुंची, बल्कि बौद्ध धर्म का भी प्रभाव धूमिल होने लगा। ये घटना भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झटका थी, जिसे पूरे उपमहाद्वीप में महसूस किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन और उसका विनाश एक ऐसी घटना थी जिसे न केवल भारतीय शिक्षा को उलट दिया, बल्कि एक समृद्ध ज्ञान की धरोहर को भी समाप्त कर दिया गया। बख्तियार खिलजी का आक्रमण नालंदा के उन उच्च शैक्षणिक मानकों और ज्ञान की खोज को समाप्त कर गया, तो न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण एशिया और दुनिया में फैल रहा था। ये एक दुखद अध्याय है। आज भी हमें ये याद दिलाता है कि ज्ञान की कोई भी धरोहर कितनी नाजुक होती है और उसे बचाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य भवनों पुस्तकालय को नष्ट किया, बल्कि उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को भी समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ज्ञान की एक विशाल धरोहर खो गई और शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर गिरावटें भी आई। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध पुस्तकालयों में से एक था। इसमें लाखों महत्वपूर्ण ग्रंथ, पांडुलिपियां और विद्वानों द्वारा लिखे गए दस्तावेज थे। बख्तियार के आक्रमण ने इन सभी अमूल्य ग्रंथों को जला दिया और भारतीय बल्कि वैश्विक ज्ञान का भी एक अपूरणीय नुकसान हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का प्रतीक है। एक ऐसा संस्थान था जिसने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व को एकजुट किया। इतिहास के पन्नों में नालंदा का पतन एक गहरी चोट की तरह दर्ज है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा का विनाश हुआ। के साथ ही हजारों सालों का ज्ञान और शिक्षा भी राख में बदल गई। कि नालंदा की विरासत इतनी मजबूत थी कि ये केवल इतिहास में दबी नहीं रही, बल्कि इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास लगातार जारी है। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का निर्णय भी लिया। बिहार के राजगीर में स्थित ये नया नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा की परंपरा और भावना को जीवित रखता है। इस आधुनिक विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि वे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच सेतु का काम करें। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल परंपरागत विषयों का शोध किया जा रहा है, बल्कि पर्यावरण अध्ययन, वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर भी ज्ञान दिया जा रहा है। प्रयास न केवल नालंदा की धरोहर को सहेजने का है, बल्कि ये वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का एक प्रयास भी है। साथ ही यूनेस्को ने नालंदा के अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा के प्राचीन अवशेषों को संरक्षित करने में बड़ा योगदान दिया। ये प्रयास नालंदा की धरोहर को जीवित रखने और इसे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण था। नालंदा की कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये प्राचीन काल में थी। नालंदा हमें ये सिखाता है कि शिक्षा और ज्ञान का महत्व सीमाओं और समय से परे है। आज जब शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित हो गई है, नालंदा एक उदाहरण में हमें याद दिलाता है शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि मानवता के उत्थान और समाज को बेहतर बनाना है। आज के युग में जब सूचना और तकनीक के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान तेजी से हो रहा है, नालंदा हमें यह सिखाता है कि गहन अध्ययन और शोध की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। नालंदा का इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान को संरक्षित करना कितना आवश्यक है। नालंदा जला तब केवल पुस्तकालय नहीं जला, बल्कि मानवता का एक बड़ा हिस्सा खो गया।
नालंदा हमें ये सिखाता है कि शिक्षा का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज और विश्व की प्रगति होनी चाहिए। इस शिक्षा केवल डिग्री या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा साधन है जो समाज को बेहतर बनाता है। आइए हम नालंदा की इस अमूल्य धरोहर को सहेजें और इसे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। अगर नालंदा की कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और अपने आसपास शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने का भी प्रयास करें। ज्ञान अमर है और इसे सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। नालंदा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसे समझें, इसे अपनाएं और इसे दुनिया तक पहुंचाएं। धन्यवाद।